नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि क्या हेप्टेन्स होते हैं, क्या एडजुवेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीजेनिसिटी। तो एंटीजेनिसिटी कहने का क्या मतलब है? एबिलिटी टू इंड्यूस ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो अगर कोई एंटीजन है, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, उसके अगेंस्ट में ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो उस प्रक्रिया को या इस फिनोमिना को हम लोग इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। सपोज माउस है और माउस में आपने कोई एक एंटीजन डाला, तो जैसे ही एंटीजन डालते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। और ये आप जानते हैं कि दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल रिस्पॉन्स होते हैं। और उस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपने एंटीजन डाला है तो बी सेल आपके इफेक्टर बी सेल बनाएंगे, जो कि प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे और वो एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीबॉडी क्या करेंगे, ये एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। साथ साथ मेमोरी बी सेल भी बनेगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स होगा क्या, कि टी सेल और एंटीजन से बाइंड होगा और इफेक्टिव टी सेल बनेंगे और साथ साथ मेमोरी टी सेल बनेंगे। और इस सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपने कोई एंटीजन डाला तो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग इम्यूनोजेनिसिटी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बात समझने की जरूरत है कि मान लीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस को हम डालते हैं और यूजुअली हम लोग उसको एंटीजन कहते हैं, लेकिन सही अर्थों में हम लोग उसको इम्यूनोजीन कहना ज़्यादा बेहतर होगा अगर उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो लेकिन हम लोग कॉमन आमचाल बोल भाषा में एंटीजन कह देते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट क्या है, इम्यूनोजीन कहना ज़्यादा बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि कैसे ये एंटीजन और इम्यूनोजीन डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब एंटीजेनिसिटी की बात करें तो ये क्या कहता है, एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विथ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिस्पॉन्स। कहने का क्या मतलब, क्या बी सेल आपके क्या बना रहे हैं, एंटीबॉडी बना रहे हैं। ठीक उसी तरीके से देखेंगे कि ये बी सेल आपके जो एंटीजन है, जो कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, उससे बाइंड होकर न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स के अंतर्गत वायरल एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि रिसेप्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। मतलब सिंपल अर्थों में बोल सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं और यहाँ दूसरे तरीके से अगर साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स हो रहा है तो ये एंटीजन अपना टी सेल रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं। तो आप पाएंगे क्या कि इस प्रक्रिया को हम लोग एंटीजेनिसिटी कहते हैं। अब बात समझने वाली क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल जो इम्यूनिसिटी है, इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, वो एंटीजेनिसिटी की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या एंटीजेनिक तो है लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं है। इम्यूनोजेनिक मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल में हैप्टेंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्टेंस बोल सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और, जैसे हेप्टेंस क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और ये करते क्या है वास्तव में, खुद इंडिपेंडेंट तरीके से आपका इम्यूनोजीन की तरह काम नहीं करते हैं, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। वो मेमोरी सेल नहीं बना सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई एंटीबॉडी बना हुआ है तो उसे वो बाइंड हो सकते हैं और बाइंडिंग की प्रक्रिया को हम लोग एंटीजेनिसिटी कहते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि अगर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो इम्यूनोजिन की तरह काम नहीं करेगा, तो उसको हम लोग कैरियर के साथ लगा के देते हैं, कैरियर के साथ लगा के देते हैं। और हमने इंड्यूस के, अगर रैबिट में हमने इंड्यूस किया तो हम पाते क्या हैं कि पहले तो एंटीबॉडी हैप्टेंस के लिए बनेगा, कुछ एंटीबॉडी कैरियर के लिए भी बनेगा और कुछ एंटीबॉडी दोनों के लिए बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हैप्टेंस को मतलब डालते हैं, रैबिट्स में इंजेक्ट करते हैं, तो आपका कोई एंटीबॉडी नहीं फॉर्म होगा
और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नॉट इम्यूनोजेनिक। अगर इम्यूनोजेनिक होता तो क्या होता, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता। ठीक उसी तरीके से अगर इसको बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कैरियर के साथ डालते हैं, और कैरियर के साथ डालते हैं तो हम पाते हैं कि कैरियर के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनता है और साथ साथ दोनों के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी बनता है, जो दोनों को अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या करता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, तो इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस जो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर देते हैं। जो वैक्सीन के बनाए हैं हम लोग कुछ एंटीजन डाल के, तो उसको क्या है, इम्यूनो रिस्पॉन्स को इन्हांस कर देते हैं। कैसे इन्हांस करते हैं, दो काम करते हैं मेजर। पहला कि एंटीजन के परसिस्टेंस मतलब ज्यादा समय तक उसको रखने में सक्षम होते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते हैं। साथ साथ इन्हांस करते हैं कोस्टोमुलेटरी सिग्नल्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो वास्तव में इसका इस्तेमाल हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली वैक्सीन प्रिपरेशन में करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बने और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एडजुवेंट लिया है, और जब देखते हैं तो नो प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसको हम लोग एडजुवेंट के साथ डालते हैं, ये हमारा एडजुवेंट है, और एडजुवेंट के साथ डालते हैं तो हमारा प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। प्रॉपर रिस्पॉन्स मतलब क्या, कि काफी मात्रा में एंटीबॉडी भी बनते हैं जो कि बी सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, और साथ साथ टी सेल के द्वारा, है ना, टी सेल डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिटी का काम होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इससे संबंधित सवाल। अब देखते हैं इस सवाल को, देखते हैं जो CSIR 2015 में पूछा गया जून में, और इस तरीके के सवाल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बता रहा है कि 3 सबस्टांसेस है A, B, C and given the pattern of immunological response in the rabbit, आपको बताना है कि कौन सा सबस्टांस हैप्टेंस है और कौन सा सबस्टांस एडजुवेंट है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हैप्टेंस जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कभी इंडिपेंडेंट तरीके से कोई एंटीबॉडी नहीं बना सकते। साथ साथ एडजुवेंट वैसे सबस्टांस होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं ए के साथ आपका सी डाला गया है, साथ साथ डाला गया है, ए के साथ सी डाला गया है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स ए का नहीं हुआ है, एंटी-ए का जो लेवल है बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब है, बहुत क्लीन तरीके से इसका मतलब है कि वास्तव में क्या है, हेप्टेंस है, क्योंकि हेप्टेंस के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिए कि बी के साथ साथ सी डाला गया है, तो आप देख सकते हैं कि बी का काफी रिस्पॉन्स बढ़ा हुआ दिख रहा है बी के साथ, और आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडी बन भी रहा है। तो वास्तव में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ए के साथ कंजुगेट के साथ बी डाला गया है और साथ साथ सी डाला गया, तो जब बिल्कुल वही वाली स्थिति है कि ए के साथ दो चीज डाला गया है, तो एडजुवेंट और कैरियर है, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि दोनों चीज बनेगा, प्रोटीन का भी बनेगा और हैप्टेंस का भी बनेगा। तो एंटी ए हैप्टेंस हो गया, और क्या हुआ, एंटी बी जो हुआ आपका प्रोटीन के लिए बना। कभी भी किसी भी परिस्थिति में एडजुवेंट के अगेंस्ट क्या नहीं बनता है, एंटीबॉडी नहीं बनता है। एडजुवेंट का काम बेसिकली चीजों को इन्हांस करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हैप्टेंस नॉर्मली नो रिस्पॉन्स, प्रोटीन रिस्पॉन्स, और साथ साथ अगर आप डालते हैं एडजुवेंट को के साथ तो दोनों का एंटीबॉडी बनेगा, हैप्टेंस और प्रोटीन दोनों का। तो आप देख सकते हैं ए हैप्टेंस हो गया और बी हमारा प्रोटीन हो गया, और ये दोनों साथ में हो गया। और कभी भी एडजुवेंट के अगेंस्ट आप पाएंगे कि जब भी अगर एडजुवेंट अगर लगाते हैं तो इसके अगेंस्ट कोई प्रोटीन एंटीबॉडी नहीं बनाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा आंसर ये बी हुआ, ए हैप्टेंस और ये बी प्रोटीन और सी एडजुवेंट। एडजुवेंट साथ में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लंबे समय तक आपका सिग्नल परसिस्टेंस करे। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।